विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय तिलक। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। काम करने का अवसर प्रदान किया और मुझे खुशी है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया था वो दायित्व पूरा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुँ विकास के लिए काम करेगी और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों को पूरा करेंगे। सीएम साहब कैबिनेट मीटिंग भी है, कैबिनेट की बैठक होगी, आप कैबिनेट की देना होगा, उसका प्रधानमंत्री की बैठक होगी। ये प्रक्रिया सर कब तक आगे बढ़ेगी? नहीं, ये प्रक्रिया चूँकि जो प्रक्रिया जैसे होती है वैसे ही आगे बढ़ेगी। सर आज क्या अधिकारियों से भी कोई बैठक है आपकी, क्या कुछ कार्यक्रम है, थोड़ा सा विस्तार? नहीं, अभी केवल कैबिनेट है। दिल्ली जाने का कुछ? सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। और बहुत बड़ा सवाल है दीपा कि अब सीएम के खुद अपनी सीट हारने के बाद से कैंडिडेट कौन होगा, किस तरीके से बैठक होगी, आगे की रणनीति, मंथन, चिंतन, ये आने वाले वक्त के कई बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, और ये सबसे पहले एबीपी गंगा ही आपको बताएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार तो वहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से बन गई है। पहाड़ पर फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ का मुखिया अगला नया कौन होगा। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमे में उत्साह है। कार्यकर्ता नाच गाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मगर भाजपा कार्यकर्ताओं का ये जश्न कुछ फीका भी पड़ गया है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। इस हार की टीस सीएम धामी के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही है। सीएम धामी ने भाजपा की नैया तो पार लगा दी, मगर वो खुद अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले, और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने किया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया पूरी पार्टी के साथ जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया। आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव की सियासी जंग सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में लड़ी गई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति कुछ ठीक हुई थी। मगर पुष्कर धामी को अब इस बात का मलाल जरूर होगा कि वो अपने ही घर में खुद हार गए। यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ही कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक हैं। वो तीसरे बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार भी खूब किया, मगर कांग्रेस के भुवन कापड़ी जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे। धामी चुनाव जीत नहीं पाए। अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा अब कौन होगा? क्या पार्टी हाईकमान सूबे के किसी नेता को ही बागडोर सौंपेगा? अगर ऐसा हुआ तो वो नेता है कौन?
इस सवाल का जवाब आने में शायद कुछ दिनों का इंतजार और करना पड़े। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमा जश्न में डूबा है। सारे कयास धरे के धरे रह गए, तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई और पहाड़ पर फिर से कमल खिल गया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम धामी खुद अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि पहाड़ का मुखिया कौन होगा। आखिरकार भाजपा पहाड़ पर किसका राज तिलक करेगी। सवाल यह भी है कि जब सीएम धामी खुद अपनी सीट पर जीत नहीं पाए तो क्या उन्हें फिर भी हाईकमान सूबे की बागडोर सौंपेगा। जिस चेहरे के नाम पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, क्या पहाड़ की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाएगी या फिर भाजपा मुख्यमंत्री के लिए कोई नया फॉर्मूला निकालेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो चेहरा कौन है जिसे देवभूमि की कमान मिलने जा रही है। आखिरकार हाईकमान किसे पहाड़ की कमान सौंपने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जरूर हार गए, पर उनके नेतृत्व में भाजपा की फिर से धमाकेदार वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता जल्द ही उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम के नाम को लेकर सहमति बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक के बाद वो राजभवन जा सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और सूत्रों से ये भी पता चला है कि सीएम ने राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा है। दीपा, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और खबर यह है कि वो राज्यपाल से मिलेंगे और उसके बाद फिर अपना इस्तीफा वो सौंप सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल और यक्ष प्रश्न ये बना हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उत्तराखंड का कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कुर्सी कौन संभालेगा, सत्ता पर काबिज बिल्कुल कौन दीपा, होगा? इसीलिए देहरादून की हर एक छोटी बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक होगी और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो अब तक थे, अब वहां से निकल करके इस्तीफा देने जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। राज्यपाल से क्योंकि मिलने का उन्होंने वक्त मांगा है। बड़ा सवाल वाकई यही है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जबकि भाजपा की जीत हुई है। अब चलिए ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये हम विनोद से जानेंगे। दीपा, बिल्कुल, लगातार देहरादून से दिल्ली तक मैराथन बैठकों का दौर किस तरीके से चल रहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और खबर ये भी अपने आप में अहम हो जाती है कि क्या आज ही अपना इस्तीफा सौंपेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी पर विनोद जुड़े हुए हैं, सीधे विनोद का ही रुख कर लेते हैं। विनोद, बताइए क्या जानकारी आपके पास। राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है सीएम पुष्कर धामी ने, उनको वक्त मिला अभी कि नहीं? सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और उनके जो सहयोगी कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे गणेश जोशी हो, अरविंद पांडे हो या फिर सतपाल महाराज, उनके साथ में मुख्यमंत्री रायशुमारी कर रहे हैं। और एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि उस इस्तीफा देने से पहले कैबिनेट को बर्खास्त करना पड़ेगा और उसके बाद में वो राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि जिस तरीके से रास्ता कसी और सीएम फेस को लेकर अब एक कवायद यहाँ पर देखने को भाजपा में मिल रही है, आखिरकार कौन उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से 2 पर्यवेक्षक की तैनाती कर दी गई है, जिसमें पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, वो भी जल्द से जल्द देहरादून पहुंच रहे हैं। और उसके ठीक पहले कैलाश विजयवर्गीय हो या प्रहलाद जोशी वो उत्तराखंड में डटे हुए हैं और आज अपने विधायकों के साथ में बातचीत करेंगे। हालांकि ये अनऑफिशियली ये मीटिंग होगी, लेकिन कल विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और तमाम ये अभी एक रायशुमारी का दौर चल रहा है। लेकिन अभी उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में है, अपने सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। आगे की रणनीति कैसी होगी, और जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि राजभवन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय मांगा है और
और सचिवालय से वो बातचीत करके ये बैठक समय करके वो राजभवन क्लियर जा है क्या सकते कि हैं। कब तक का वक्त मांगा है? विनोद, कुछ और भी डिटेल है? बिल्कुल सेनेटर, देखिए अभी ये जानकारी मिल रही थी करीब 1 घंटे के बाद में। आप अभी तो मीटिंग चल रही है सचिवालय में, और सचिवालय में जैसे ही मीटिंग अपने सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में बैठक खत्म होती है, उसके बाद ही यानी करीब 1 घंटे के बाद भी वो राजभवन जा सकते हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में मौजूद है। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के साथ में उन्होंने बातचीत की है, तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर या तो अभी पिछले विकास की योजनाएं थी उनको लेकर बातचीत की है। और 3 कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मौजूद है, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है करीब 1 घंटे के बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय से निकलेंगे और राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ठीक है विनोद, ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है कि 1 घंटे के बाद सचिवालय से वो राजभवन के लिए निकल सकते हैं और उसके बाद कोई तस्वीर साफ हो सकती है। और बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है स्नेहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसीलिए ये मैराथन लगातार बैठकें भी शुरू हो गई हैं। वो देहरादून की हम बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, क्योंकि आखिरी जो फैसला आना है वो हाईकमान के बाद बीजेपी और एक कठिन परीक्षा में फंसती दिखाई देती है, क्योंकि जिस युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 70 में से 47 सीटें अपने हक में की, जीत दर्ज की, वो खुद अपना चुनाव खटीमा से हार जाते हैं। 7000 वोट से सीएम को कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने मात दी है। बहुमत मिला सेनापति हार गया। भाजपा अब किन किन विकल्पों पर विचार कर सकती है या कर रही है, ये जानना बेहद जरूरी हो गया है, और इसके लिए 3 फॉर्मूले निकल करके सामने आते हैं। दीपा, बिल्कुल, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है वो जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, भाजपा को प्रचंड उत्तराखंड में बहुमत तो मिल गया है, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भले ही चुनाव हार गए हो पुष्कर सिंह धामी, लेकिन जो पूर्ण बहुमत की सरकार वो वापस लाने में कामयाब हुए हैं, ये भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री क्या उनका जो पूरा परफॉर्मेंस रहा है वो बना सकती है। और फिर आप देखिए, 6 महीने के भीतर किसी विधायक से सीट को खाली कराकर धामी को उपचुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजा जा सकता है क्या? ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि भाजपा के पास 6 महीने का समय होगा और इसलिए पार्टी को कई अभी फेजेस हैं जिनका सामना करना भी होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी एक बात है। बिल्कुल, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 तो हमने आपको बता दिया कि 6 महीने के भीतर सीट खाली कराकर उपचुनाव कराया जाए, लेकिन इसे किस तरीके से सियासी चश्मे से देखा जाए, जानकारी बता सकते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी का। हम रुक करते हैं। अजीत, फॉर्मूला नंबर 1 के बारे में हमने जानकारी दी है, ग्राफिक्स से भी समझा दिया, आप इसे कितना प्रैक्टिकल पाते हैं उत्तराखंड में? सुनीता, देखिए ये पूरा प्रैक्टिकल है और इसमें कोई संवैधानिक या वैधानिक अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए हैं, संविधान में व्यवस्था दी गई है कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए अनिवार्यता ये होगी कि वो उस सदन का सदस्य हो। तो उस सदन का अगर सदस्य नहीं है, विधानमंडल दल किसी ऐसे नेता को भी अपना नेता चुन लेता है, ऐसे पॉलिटिशियन को भी अपना नेता चुन लेता है जो सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे अब मुख्यमंत्री जीत कर नहीं आए तो वो सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा विधानमंडल दल उनको अपना नेता चुन सकता है। और लेकिन शर्त ये होगी संविधान की कि 6 महीने के भीतर उनको जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, अन्यथा अगर वो नहीं बन पाते तो वो स्वतः ही उनका जिस पद पर वो रहेंगे, संवैधानिक पद पर, वहां से निरसन हो जाएगा। वो उनकी पावर वापस राज्यपाल के यहाँ चली जाएगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल है और होता रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपना चुनाव लूज कर दिया और फिर वो मुख्यमंत्री बनी और 6 महीने के भीतर एक दूसरी सीट से उपचुनाव जीत करके वो विधानसभा की सदस्य बन गई और वो आज मुख्यमंत्री हैं। अब चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद भी नहीं है, ये भी एक बड़ा गौर करने लायक प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसी सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ेगी जहां दोबारा खटीमा जैसा रिस्क ना हो। तो ये एक प्रैक्टिकली ये हो सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान में इन सब चीजों के अधिकार राजनेताओं को, विधायिका को दिए गए हैं। वो अपना नेता चुन सकती हैं, 6 महीने के भीतर सदस्य बनाकर उसकी औपचारिकता पूरी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, देखिए कितनी संभावनाएं इसकी हैं, बार बार इसी को लेकर मंथन भी हो रहा है, लेकिन इसके मायने क्या आपको नजर आते हैं? अगर ऐसा होता है तो पुष्कर सिंह धामी का जो नेतृत्व था उस पर हाईकमान का भी भरोसा है, ये भी क्या सिद्ध हो सकता है? अगर इस फॉर्मूले पर बीजेपी जाती है या फिर हाईकमान आगे बढ़ता है या फिर किसी दिल्ली वाले को इस पर आगे मौका मिलता है कि कमान आप जाइए, आप संभालिए? देखिए दीपा, ये आपने बात सही कही, इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर 1% ऐसी कोई भावना उत्पन्न हो सकती है कि उसको विपक्षी दलों का सामना करने से बचना है तो धामी के अलावा कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। वरना
विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा कि उनका जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री था, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वो चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही पार्टी के भीतर, जहां इफरात में विधायक आए हैं, जहां इफरात में नेता हैं, वहां कोई दूसरा नेता नहीं मिला। तो ये एक केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी, इसमें कोई वैधानिक या संवैधानिक रूप से कोई गलत नहीं होगा। पार्टी चाहे तो कर सकती है और पार्टी चाहे तो नहीं कर सकती है, लेकिन एक मिनिमम नुकसान का ये एक सबसे बेहतर विकल्प है। बिल्कुल, और इसीलिए अजीत जी मैंने आपसे सवाल किया था कि प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला पॉसिबल तो है, लेकिन क्या बीजेपी इस पर गौर करेगी और उत्तराखंड में ये सारी चीजें सूटेबल होंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फॉर्मूला नंबर 2 भी हमारे पास है, जिसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। दीपा, बिल्कुल, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है वो जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्या? फॉर्मूला नंबर 2 ये है। इनमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कोटद्वार से चुनाव जीते और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की पुत्री रितु खंडूरी पर दाव लगाया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है धन सिंह संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और संगठन और सरकार में काम करने का उनके पास अच्छा खासा अनुभव भी है। पार्टी ब्राह्मण के चेहरे को केंद्र में रखती है, तो रितु खंडूरी का एक बहुत अच्छा मौका भी है, उनकी किस्मत भी खुल सकती है और बीसी खंडूरी की साफ सुथरी छवि का फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई में पार्टी ने बड़ा बहुमत पाया। और इसके अलावा मंत्री सतपाल महाराज भी एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। कई विधायक चौथी पांचवी बार जीतकर आए हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल दीपा, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा जाए और जब कभी भी मुख्यमंत्री की बात आती है तो दिल्ली से जो हाई कमान है वो उत्तराखंड को चौंकाने में कभी पीछे नहीं रहा है। सरप्राइज एलिमेंट हमेशा नजर आया है, तो इस पर भी हम डिटेल जरूर लेंगे। बिल्कुल, बार बार हाईकमान पर आरोप भी लगते स्नेहा कि हमेशा मुख्यमंत्री के तौर पर पैराशूट लैंडिंग करवाई है हाईकमान ने। चलिए सीधे अजीत जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। देखिए, पूरी टीम हमारे साथ जुड़ गई है जो लगातार चुनाव के दरमियान आपने देखा ग्राउंड की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, दिल्ली से देहरादून तक तमाम वो बड़े चेहरे जिन्होंने लगातार आप तक जानकारी पहुंचाई, ये हमारी टीम का हिस्सा और वही टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से अजीत जी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए, ये बार बार कयासबाजियां हो रही हैं, किसको मौका मिलेगा? जो विधायक चुन करके आएंगे क्या उनको मौका दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो उनमें सबसे पहले नाम किसका आता है? आपका अनुभव क्या कहता है? या फिर दिल्ली से कोई राज्यसभा का सांसद या फिर लोकसभा का सांसद, उसको भी वहां पर दीपक, कुल मिला के जो हमने फॉर्मूला 2 सामने रखा है, राठी जी, आपको क्या लगता है, उस पर विचार हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैं देखिए स्नेहता और दीपा, ये जो आप अभी गंगा के दर्शकों को ये सब चीज़ें समझा रहे हैं, यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पहले वाला फार्मूला उस पर विचार नहीं होता पार्टी के भीतर और पुष्कर धामी को रिपीट नहीं किया जा सकता, तो दूसरा एक फार्मूला एक विकल्प के तौर पर, एक बड़े विकल्प के तौर पर विधायकों के बीच से किसी को एक नेता चुना जाना है। उसमें जैसा अभी दीपा ने बताया, आपने बताया कि धन सिंह रावत जो संगठन और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, सरकार और संगठन चलाने का अनुभव है और वो इस समय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष का दावा इसलिए बनता है मदन कौशिक का कि वो चूंकि इस समय अध्यक्ष हर पार्टी जीती है। रितु खंडूरी का आपको याद होगा कि जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए गए तब रितु खंडूरी का भी नाम महिला और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उत्तराखंड में चला था। उस समय कितनी डेप्थ थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्चाओं में उनका नाम था, तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। और सतपाल महाराज चूंकि आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़े नेता हैं, बड़े संत भी हैं, तो उन पर भी पार्टी एक हिंदुत्व के चेहरे के नाम पर दांव खेल सकती है। और या जो 4-4, 5-5 बार जीतकर विधानसभा में आ रहे हैं, जिस तरह से धामी को पार्टी ने एक सेलेक्ट किया कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, या जैसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधायकों के बीच से चुन लिया कि ये होंगे, लेकिन बीच में तीरथ रावत को दिल्ली से भेज दिया चूंकि सांसद हैं, तो ऐसा भी होता रहा है। तो पार्टी विधायकों में से चुनेगी तो ये 4-5 नाम जो हैं या इनके इतर भी कोई वरिष्ठ नाम आ सकता है, जैसे 5वीं-6वीं बार भी लोग जीतकर आ रहे हैं, यूपी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते आ रहे हैं, तो इनमें से किसी एक का नाम हो सकता है। और जहां अभी दीपा ने और स्नेहलता अभी जो एमपी की बात की थी, सांसदों में से क्या हो सकता है, ये देखिए मैं तीसरे विकल्प के तौर पर इसको देख रहा हूं कि या तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हो सकते हैं या रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार से सांसद है वो हो सकते हैं। लेकिन ये तीसरा विकल्प है, इसमें तीसरे विकल्प में एक और अंदर विकल्प छुपा है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का। पहले 2 विकल्पों पर बात करूंगा, जो अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक के। हम चाहेंगे यहाँ गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने फॉर्मूला 3 बनाया है, उसमें इस डिटेल को सामने रखें। और बार बार आपने ये कहा, दिल्ली का जो जिक्र किया है, दिल्ली से जो तार जुड़े हैं दीपा, उसके लिए हम दिल्ली का भी रुख करेंगे। और स्नेहा, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3